अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल इकनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं। आज हम इकनॉमिक्स का ओ लेवल्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर 2, उस पर डिस्कशन करेंगे। मई जून 23 हमने सेलेक्ट किया है। पेपर का कुछ पहले आपको ब्रीफ दे दूँ। सेक्शन ए में जो सवाल है वो पूरा करना है। टोटल 4 सवाल करना है। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसमें केस सा दिया हुआ होता है और उसमें वेरिएबल क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, आखिरी बड़े सवाल जो होते हैं वो 6 नंबर के होते हैं। फिर 3 सवाल करने हैं सेक्शन बी में से। तो सेक्शन बी में चलते हैं। तो एक जैसे सवाल होंगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8 मार्क्स का एक सवाल, 2, 4, 6, 8 मार्क्स का दूसरा सवाल। इसमें मज़ेदार बात ये आसानी है, ऑल्दो लोगों को इकनॉमिक्स का पेपर मुश्किल लगता है, इसमें आसानी है। इसमें केस बहुत छोटा सा दिया हुआ है। जब केस छोटा होता है इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ आपको थोड़ी सी डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे सवाल टैरिफ्स के बारे में है, अब बाकी आपको अपनी तरफ से कर लेना है। बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपको इससे उठानी है, बाकी आपको जनरल जवाब ज़्यादा देना है। जनरल जवाब ज़्यादा देना है इसका मतलब है कि आपकी जो प्रायर नॉलेज है वो काफ़ी हो जाएगी। आपको इसमें से उठा के निकाल के जवाब बनाना ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ क्वेश्चन 1 में करना था, ज़्यादा ज़्यादा केस क्वेश्चन 1 में दिया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे एक जैसे हमारे पास सवाल हैं 4, 1, 2, 3, 4। इन 4 सवालों में से कोई 3 करने हैं। शुरू करते हैं। देखिए ज़रा सेक्शन ए को समझने की कोशिश करते हैं। रीड द सोर्स मटेरियल केयरफुली। पॉपुलेशन दी हुई है। सोर्स मटेरियल जो है, हाउ विल ऑयल चेंज गुयाना। उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 7,90,000 है। कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद 7 लाख। इस्लामाबाद की भी करोड़ों पहुंच गई भाई। 7 लाख तो किसी कस्बे की आबादी हो सकती है, शहर की आबादी 7 लाख नहीं होती। खैर, ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो यहाँ की है वो है 1 करोड़ 1 लाख, नहीं 11 लाख, सॉरी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन 11 लाख है। पॉवर्टी में 35% जी रहे हैं, जो कि एक बड़ी परसेंटेज होती है। पॉवर्टी के अंदर 35% एक बड़ी परसेंटेज है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत हाई है, 26%। लेकिन इसका मतलब क्या होता है जी? ग्रोथ रेट जी, इसकी ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा था, उसके पास एक टॉफ़ी थी, उसके बाद एक टॉफ़ी और आ गई, कितने परसेंट ग्रोथ हुई? 100% ग्रोथ। और एक बच्चा था, उसके पास 1 लाख टॉफ़ियाँ थी, उसके पास 100 टॉफ़ियाँ भी आ जाएंगी तो वो परसेंटेज में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो जो डेवलपिंग, जो लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज होती है ना, उनकी थोड़ी भी ग्रोथ होती है तो परसेंटेज में बहुत नज़र आती है, क्योंकि पहले इतने कम ग्रोथ हुई थी, थोड़ी सी भी हो गई तो परसेंटेज में अच्छी खासी नज़र आती है। इसलिए इस परसेंटेज से डिसीव नहीं होना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें 11%। 2-3% फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, 4 तक भी मान लेंगे, लेकिन 4 से ऑनवर्ड्स तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब है पक्की अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। करंट अकाउंट डेफिसिट 237 मिलियन का है। बज़ाहिर तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट तो बिलियंस में हो सकता है बहुत से मुल्कों का, लेकिन ये है ही इतनी छोटी सी जगह, तो इसका 237 भी एक बड़ी अमाउंट हो सकता है कि बड़ी अमाउंट हो। एग्जैक्टली चूँकि इनका जीडीपी नहीं पता, तो बाकी सब चीज़ें तो परसेंटेज में पता है हमें, तो अमाउंट चूँकि हमें बाकियों का नहीं पता, तो इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि बहुत बड़ा डेफिसिट है या नहीं है इनके हिसाब से। Guyana was the fastest growing economy in the world in 2020. Sugar, gold, and timber have accounted for a relatively high proportion of the country's output and exports for some time. लेकिन आप गौर कीजिए कि शुगर, गोल्ड और टिम्बर में से टिम्बर ख़त्म हो जाएगा। अगर इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत टिम्बर बेच रहे हैं, मतलब लकड़ियाँ बहुत काट रहे हैं। लेकिन कब तक काटेंगे? कितने जंगल काटेंगे? जंगल को रीग्रो करने में टाइम लगेगा। इसी तरह से गोल्ड है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिजर्व हो, अगर बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है तो वो भी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल 2020 में जो है वो हाईएस्ट, दुनिया का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था। उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है इसमें 20 में, इसलिए ख़ास बात नहीं है कि छोटा सा मुल्क अगर बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है, तो एक्चुअली अभी तो वो शुरू कर रहा है। इन 2020 द शुगर इंडस्ट्री वॉज हिट बाय बैड वेदर एंड फॉलिंग ग्लोबल डिमांड। इन कॉन्ट्रास्ट द आउटपुट ऑफ गोल्ड एंड टिम्बर इंक्रीज्ड। The main reason why Guyana's real GDP increased rapidly was the increase in oil production. Oil was discovered offshore. Offshore का मतलब क्या होता है? समंदर में मिला, समंदर के नीचे से ऑयल मिला।
by a foreign multinational company in 2015, and the multinational company started production in 2019, and it predicted that Guyana will become the world's largest oil producer per head by 2025. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पर हेड। मेरे घर में 500 अफराद रहते हैं, हमारे घर में रोटियां बनती हैं 1000। आपके घर में 2 अफराद रहते हैं, आपके घर में बनती हैं रोटियां 20। तो पर हेड के हिसाब से आपकी यहाँ रोटियां बहुत हैं, टोटल के हिसाब से बात नहीं हो रही, क्योंकि आबादी कम है ना, तो पर हेड के हिसाब से बहुत ज़्यादा बताया लग रहा है। लेकिन बहरहाल इनकी आबादी जितनी भी है, इनके मुल्क के लिए तो बहुत है ना, अगर इतना इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो। द Guyanese government is planning to use some of the tax revenue it will raise from oil to spend on education and improvement to the country's infrastructure. Planned subjects include new railway lines. Planned projects include new railway lines and stations. A more extensive and cheaper rail service may enable more people to work further from home and may influence the market for substitutes such as car and transport. कार ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के बजाय ट्रेन करेंगे, अगर ट्रेन अच्छी बना देंगे तो। Guyanese government is also planning to spend some of the tax revenue on improving the country's access to internet. The table shows the GDP per head and internet access in 7 countries in 2020. ब्राज़ील का GDP पर हेड $8,000 था, एरिट्रिया का 600 था, फ्रांस का $40,000 था, गयाना का 6,000 था, आइसलैंड का 66,000। आइसलैंड इज ऑन द टॉप, है ना, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। मोरक्को का 3,000 था, ज़ैम्बिया का 1,000 था। तो बाहर अपने साइज़ के जो मुल्क हैं उसके, जैसे कि मोरक्को और ज़ैम्बिया और एरिट्रिया, इन सब से तो इसका ज़्यादा है। इंटरनेट एक्सेस देखें तो ज़ाहिर है आइसलैंड में 99% है, फ्रांस में 83% है, लेकिन एरिट्रिया में सिर्फ 2% लोगों के पास इंटरनेट है। गयाना, एरिट्रिया एक जगह है, गयाना में 39% है, लेकिन मोरक्को से तो कम है, मोरक्को में 64 है। ज़ैम्बिया से ज़्यादा है, ज़ैम्बिया में 29% लोगों के पास इंटरनेट है। गयाना हैज़ एक्सपीरियंस अ स्लो ग्रोथ इन इट्स पॉपुलेशन। याद रखिए जब आप ये कर रहे हो ना, तो आप ऐसा सोचिएगा कि आपके सामने एक छोटा बच्चा बैठा है और आप उसको समझा रहे हैं। इस तरह से आप जब अपने आप को पढ़ के सुना रहे होंगे ना, कि किसी को बताने के अंदाज में, तो आपको ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। बात समझ आ रही है? जवाब देते वक्त नहीं, केस स्टडी समझते वक्त आप खुद समझने की कोशिश मत करें, बल्कि केस स्टडी ऐसे पढ़ें जैसे आप किसी और को समझाने के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अभी समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ। Guyana has experienced a slow growth in its population size in recent years. In 2020, the birth rate was 16.5, its death rate was 6.8, and the net migration was -7.7. मुल्क के हालात पहले अच्छे नहीं थे ना, तो लोग छोड़ के जा ही रहे थे। With increase in oil production, immigration में decline, लोग बाहर जाना फिर बंद कर देंगे अगर इतना तेल आ गया तो। एंड कंट्री में स्टार्ट टू एक्सपीरियंस नेट इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्यों? क्योंकि ऑयल के लिए जो भी एक्सपर्ट आपको लेबर चाहिए वो इनके मुल्क में नहीं होगा, बाहर से मंगाना पड़ेगा। A higher population may affect Guyana in the number of ways, including changing the size of the labor force and affecting the environment. अब सवालों पे आते हैं। Calculate the number of people who were living in poverty in Guyana. Total population कितनी है? और वो कितने पॉवर्टी में 35%, तो 79,000 को इंटू 35 डिवाइड बाई 100 कर दें, जवाब आ जाएगा आपके पास। क्या जवाब आ रहा है? एक मिनट, 276500। अगला सवाल है आइडेंटिफाई 2 कॉजेज ऑफ। अच्छा, ये जब कीजिएगा ना तो कैलकुलेशन दिखाइएगा पूरी, नहीं डायरेक्ट 276500 मत लिखिएगा, इसको उसको पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 100 करके फिर आंसर लिखिएगा, तो अच्छा रहता है। आइडेंटिफाई 2 कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ शुगर। क्या वजह थी आउटपुट के डिक्रीज होने की? आउटपुट का, शुगर का आउटपुट क्यों डिक्रीज हुआ था? क्वेश्चन में ही मौजूद है कि बैड वेदर हो गया था और ग्रोइंग डिमांड जो है वो श्रिंक हो गई थी। तो आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे? द टू रीजन डिस्कस्ड इन द केस दैट लेड टू द डिक्लाइन इन द आउटपुट ऑफ शुगर वर, होती है दो लाइनें हो गए हैं। हाँ, शुरू के 3 देख लें, उनमें से अगर कोई 2 सही लग जाए तो वो ले लें। पहली 2 ना देखिएगा, पहली 3 देखिएगा, ताकि हो सकता है उन 3 में से कोई 2 सही हो। तो इस तरह से तो अगर कोई चॉइस पे छोड़ दिया तो उसमें भी होना चाहिए, चॉइस पे
अरे छोड़ो ना फिजूल। अच्छा जी, एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है, बगैर देखे बता दो सब, इधर देख लो। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है? जीडीपी ग्रोथ को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, बस। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर की, नहीं ये नहीं पूछ रहे कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, और ये नहीं बताना। पूछ रहे हैं किसी मुल्क के बारे में कैसे कह सकते हैं कि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसका जीडीपी ग्रो कर रहा है, इसका मतलब उसमें इकोनॉमिक इसमें हो रही है। ठीक है, तो आप बात करते वक्त ऐसे कहते हैं कि किसी मुल्क के सारे लोगों की इनकम्स कैलकुलेट की जाएँ तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल इनकम्स बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। किसी मुल्क के सारे लोगों का एक्सपेंडिचर निकाल के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस दफ़ा इनकी एक्सपेंडिचर बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो यूँ करके बात की जा सकती है इसमें। तो जी एक्चुअली द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच कुड बी कैलकुलेटेड बाय एनी मेथड। इकोनॉमिक ग्रोथ पर हेड से थोड़ी मेजर की जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्लूड होगा इसमें। तो ऑल्दो पर हेड या पर कैपिटल इनकम भी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की टर्म जो है वो जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। एक्सप्लेन टू रीजंस वाई लेबर मोबिलिटी, अच्छा ये मैं बता रहा हूँ जिसका जवाब तो उतना काफ़ी है। एक्सप्लेन टू रीजंस वाई लेबर मोबिलिटी में इंक्रीज इन गयाना इन फ्यूचर। लेबर मोबिलिटी क्यों बेहतर होगी? कितने रीज़न बताने हैं? दो। सवाल कितने नंबर का है? 4। तो एक रीज़न के 2 नंबर हैं। अब आपको अभी केस में से ही याद होगा कि इन्होंने बताया था कि रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं, है ना? रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं तो रेलवे नेटवर्क से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन आसान होगी, मोबिलिटी बेहतर हो जाएगी। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाके प्रोड्यूस कर सकेगा। दूसरी चीज़ ये उन्होंने बताई थी, हम इंटरनेट लगा रहे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बहाल ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो इंटरनेट की फैसिलिटी बढ़ाने से भी जो है वो क्या होगा, लोग जो हैं वो ज़्यादा मोबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, यानी वो दूर से बैठ के किसी दूर जगह काम कर सकेंगे। मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह जहाँ अप्लाई हो तो वो कहीं दूसरी जगह भी काम कर सके। तो ये मोबिलिटी आपके, अब देखिए इन्होंने मार्किंग स्कीम में क्या बताया कि मार्किंग स्कीम में इन्होंने बताया है कि इम्प्रूव्ड रेल ट्रैवल, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंटरनेट। अच्छा, इन्होंने एक बात और बताई कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन से भी फैक्टर मोबिलिटी बढ़ेगी। वो ऐसे कि एक बंदे को अभी एक ही काम करना आता है, जब एजुकेटेड हो जाएगा तो उसके अलावा भी काम करना आ जाएगा उसको। Draw a demand and supply diagram to show the effect of a decrease in the price of rail transport on the market for car transport. तो ये डायग्राम मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए जब भी आप डिमांड सप्लाई का कर्व बनाएंगे तो एक तो ये बनाएंगे, और आंखें बंद करके सोचे समझे बगैर ये आप बना देंगे डिमांड सप्लाई का ऐसे कर्व। ठीक है, डिमांड सप्लाई का देखें ऐसे बनाएंगे, पहले मुझे फॉलो करें जवार भाई। आप एक्सिस स्केल से बना दें या फ्री हैंड से बनाएंगे? ठीक है जी, ये देखिए आप ये स्केल से बनाएंगे, और मैं तो नहीं मांगता, जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो मैं नहीं मांगता कि ये आप एक्सिस भी स्केल से बनाएं, रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे एक्चुअली ये देखना है कि आपको ग्राफ का मैकेनिज्म समझ में आया या नहीं आया। ग्राफ की सफाई बेहतर है लेकिन खूबसूरती की ज़रूरत नहीं है। अब जवाब भाई ने जो ग्राफ का साइज़ बनाया ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा बड़ा बनाए। क्यों? आप खुद देखिए कि अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता तो उसमें क्या चीज़ कहाँ गई कैसे आई वही आपस में मिक्स हो जाएगा, और अगर मैं जूम कर आउट करके देखूँ अब क्या नज़र आ रहा है, तो इसलिए ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा। यानी जो भी आपकी कॉपी होगी उसकी पूरी विड्थ यूज़ कर लें, जितनी कॉपी की विड्थ होगी उतनी ही आप हाइट भी यूज़ कर लें, तो बड़ा बना। उसके बाद आप फ्री हैंड से डिमांड सप्लाई बना दें बगैर से समझे। हाँ, अगर आपको पहले से पता है कोई चीज़ बहुत महंगी है तो थोड़ा डिमांड सप्लाई ऊपर इंटरेक्ट सेट करवाइएगा। अगर पता है कि कोई प्राइस ऐसी को खास पता नहीं है कि महंगी है सस्ती है, तो बस बीच में ऐसे सीधा सीधा आपने करा दिया। इस पर आपने डिमांड लिख दिया और आपने इस पर सप्लाई कर दिया। अब पूछ रहे हैं कि increase, draw the demand and supply curve to show the effect of decreasing the price of rail transport on the market of car transport। तो ये कार ट्रांसपोर्ट का बना है, कार ट्रांसपोर्ट क्वांटिटी ऑफ कार ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ कार ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आप दिखाएंगे कि ये रही
P1 और ये रही Q1। ठीक है, अब क्या होगा, सवाल कहाँ गया, ड्रॉ द, अब क्या हुआ, रेल नेटवर्क की प्राइस कम होगी। जब रेल नेटवर्क की प्राइस कम होगी, चूंकि रेल एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है कार का, तो कार की डिमांड शिफ्ट होगी डाउनवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स। तो आप कहेंगे उसके बाद एक नया P2 और एक नया Q2 विच है, और ये एरो दिखा दीजिएगा, विच है रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन इन, देखें ये रहा एरो, एंड डिक्लाइन इन क्वांटिटी ऑफ कार्स बीइंग यूज्ड। ठीक है, बना बना के प्रैक्टिस होगी, इसको बनाते रहें। इसको ओरिजिन कह दीजिएगा, ये D1 है, ये D2 है। असल में आपको D1 से D2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हुए दिखाना चाहिए, जिसकी वजह से P1 से P2 कम हो और Q1 से Q2 कम होते हुए नजर आ जाए। बस काफ़ी, आपने सही बना दिया। सही है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, प्लीज़ पहले एक दफ़ा कर लें पूरा, फिर मैं आप लोगों को फर्दर प्रैक्टिस करवा दूंगा डिमांड सप्लाई की। सही है, अभी कर लें खाली। तो अब ये इतने से सवाल के 4 नंबर थे, मुफ्त के 4 नंबर थे। अगर किसी को हाथ साफ है किसी के ग्राफ पे, तो मुफ्त के 4 नंबर थे, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड इंटरनेट एक्सेस। नीचे आ जाएं। जीडीपी पर हेड का इंटरनेट एक्सेस से क्या ताल्लुक़ है? आप अभी इसको छोड़ दो और मेरी तरफ देखें, आप सोचें, अगर हमारे मुल्क में इंटरनेट की फैसिलिटी बेहतर होती है, उससे जीडीपी पर हेड कैसे बेहतर हो सकता है? और जीडीपी पर हेड बेहतर होने से इंटरनेट की एक्सेस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो देखिए, ये बात गौर से समझ में आ रही है आपको, मैंने क्या पूछा? जीडीपी पर हेड और इंटरनेट एक्सेस का रिलेशनशिप बताना है। ये वन साइडेड नहीं डिसाइड हुआ हुआ। जीडीपी की वजह से इंटरनेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटरनेट की वजह से जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों बातें पूछी है इस पर। ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। देखिए, मैंने बता भी दी और आप लोगों ने गौर भी नहीं किया। सवाल पढ़िए दोबारा। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड, एक बंदे के पास कितना जीडीपी आ रहा है, और इंटरनेट एक्सेस। जीडीपी की वजह से इंटरनेट का को एनालाइज करें, इंटरनेट की वजह से जीडीपी को एनालाइज करें, दोनों साइड से करना है। तो बताइए, जीडीपी बढ़ने से इंटरनेट का क्या ताल्लुक है? बहुत बेसिक सी बात है। अगर आप मार्किंग स्कीम या पूरा आंसरिंग की बात नहीं भी करें, तो बहुत बेसिक सी बात है कि जब जीडीपी बढ़ता है तो गवर्नमेंट के पास और मुल्क के पास, दोनों के पास पैसे बढ़ते हैं। तो ये रिलेशनशिप बनाना आना इकोनॉमिक्स की बुनियादी की कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके पास है। अगर जीडीपी बढ़ेगा, इसका मतलब है कि जीडीपी पर हेड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। मैं ज़रा इसको वहाँ ले जाता हूँ। जीडीपी पर हेड बढ़ रहा है, इसका मतलब है इट लीड्स टू, ये लिखना होगा आपको, मैं तो एरो से बता रहा हूँ, दैट द डिस्पोजेबल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड। जब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई है, तो दे कैन नाउ स्पेंड मोर ऑन इंटरनेट। एक तो ये बात हो गई। जीडीपी पर हेड बढ़ने की वजह से, जीडीपी पर हेड बढ़ने की वजह से टैक्स बढ़ेगा। टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर ऑन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। उससे भी इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट का यूज़ बढ़ेगा। तो दो बता दिया आपने, दो अलग अलग बातें बता रहे हैं ना, वो अलग बता रहे हैं, ये अलग बता रहे हैं। बात समझ में आई? दो रीज़न यहाँ बता दिए, दो रीज़न वहाँ बता दें, बहुत है। वैसे तो 3 रीज़न पे पूरा हो जाना चाहिए था, 5 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का नहीं है। लेकिन चलो, चूँकि एंगल्स दो हैं ना, तो हम दोनों तरफ से बताते हैं। अब इधर चलते हैं। दूसरा एंगल है कि
इंटरनेट के बढ़ने से जीडीपी पर हेड क्यों बढ़ेगा? तो देखें लॉजिकली 5 नंबर बिल्कुल ठीक दिया इन्होंने, क्योंकि इसका जो जवाब होगा वो एक सा ही होगा। इंटरनेट के बढ़ने से लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज टू वर्क बढ़ जाएंगी, वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे, सेकेंड जॉब के तौर पे काम होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल मुल्क का जीडीपी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। और इंटरनेट के बढ़ने से इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ेगा। जब इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ेगा तो आपके बंदे बाहर की मार्केट से ट्रेड कर सकेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगी। जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। पर कैपिटा, अच्छा पर कैपिटा बोलिएगा इसको, क्योंकि रिलेशनशिप पर कैपिटा की कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी से वर्क बढ़ेगी तो एक बंदे के बाद पैसे ज़्यादा आएंगे पर पर्सन। अगर इंटरनेट से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगी तो पर पर्सन पैसे ज़्यादा आएंगे। और भी रीज़न हो सकते हैं, दो बहुत हैं वैसे तो, और भी कोई रीज़न बता सकते हैं कि इंटरनेट बढ़ने से जीडीपी क्यों बढ़ेगा। बोल दिया ना मैंने, ये बता दिया, फ्रीलांसिंग बता दिया, इंटरनेशनल ट्रेड बेहतर हो जाएगी, इंपोर्ट बेहतर हो सकती है, एक्सपोर्ट बेहतर हो सकती है। जीडीपी बढ़ने से जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है ना, तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगा तब भी आप उसको पर कैपिटा पे ला सकते हैं। ठीक है, तो 4 रीजंस बहुत हैं, मोर देन सफिशेंट हैं 5 नंबर के सवाल में। चार रीजंस का मतलब 8 नंबर कर सकते हैं। इंटरनेट बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर इंटरनेट बढ़ेगा तो इंटरनेट बढ़ने से लाजमन एजुकेशन बेहतर होती है, एजुकेशन बेहतर होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है। फिर हाँ, हमारे यहाँ इंटरनेट आने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आर मोर देन सफिशेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, कितने कितने मार्क्स मैंने बताया? 4 ऑप्शन के 8 मार्क्स। तो हमने 5 में 4 लिख दिए। 4 से कम बनते हुए वैसे लग नहीं रहे थे ना लॉजिकली, इसलिए हमने कर दिए। अच्छा, दूसरा इसमें थ्योरी नहीं थी ना कोई, सिर्फ रिलेशनशिप बताने थे, तो भी 4 ऑप्शन ठीक है। डेफिनेशन तो पूछेंगे भी नहीं, कहीं कोई ख़ास एक आध जगह कोई कोई बात थोड़ी सी डिस्कस कर सकते। जनरली आपके कॉन्सेप्ट्स का सवाल है। अगला सवाल है, अब 6 नंबर के 2 रह गए। डिस्कस वेदर और नॉट डिस्कवरी ऑफ ऑयल इज़ लाइकली टू इंक्रीज। अब ये लाइकली आ गया। जब इन्होंने लाइकली कह दिया, वेदर और नॉट, लाइकली ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो दोनों साइड्स आपको कवर करनी है, तभी 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर के सवाल में घुसे नहीं आप, और आपने वो वाला बटन दबा दिया। 6 नंबर का मतलब है एनालिसिस, नहीं इवैल्यूएशन। नहीं, इवैल्यूएशन का मतलब होता है अब आप अपनी राय भी बताएं। 6 नंबर का मतलब है एनालिसिस, बोथ साइड सामने रख दें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरह से आगे ग्रो करेगी। इवैल्यूएशन जब होगी वो 8 नंबर से शुरू होगी। तो इवैल्यूएशन में आपसे पूछेंगे कि अब आपका क्या ख्याल है, तो मुझे ये ज़्यादा प्रेफर करने लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा इस वजह से ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है। खैर, तो 6 नंबर के सवाल में डिस्कस वेदर डिस्कवरी इज लाइकली टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और नॉट। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स बराबर हों। बाज़ ऐसी बातें वेदर इट हैपेंस और नॉट के हवाले से पूछते हैं कि जिसमें एक साइड ऑटोमेटिकली भारी होती ही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं? ऑयल डिस्कवरी से तो बहुत ऑब्वियस है ना, ऑयल डिस्कवरी लीड्स टू मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, जीडीपी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। अब चूंकि रिलेशनशिप किस में है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। जीडीपी बढ़ेगा तो आप उसको आखिर में वहाँ तक कर दें, जीडीपी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी। ऑयल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल होगा, जीडीपी बढ़ेगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, फॉरेन रिजर्व आएगा हमारा। फॉरेन रिजर्व आने से हमारे पास इंपोर्ट के पैसे आ जाएंगे। नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जाना है तो इंपोर्ट के पैसे आएंगे। इंपोर्ट के पैसे आएंगे तो हम बाहर से गुड्स, अच्छे सामान मंगाएंगे, बेटर क्वालिटी गुड्स आएंगे।
जब बेटर क्वालिटी गुड्स आएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। मोर ऑयल प्रोडक्शन से ये भी कर सकते हैं, मल्टीनेशनल आएंगी, ज़्यादा जॉब्स देंगी, पैसे इनकम ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। कितने तो रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के। 6 नंबर का सवाल है, सारे के सारे पॉजिटिव में नहीं लगाने आपको, ठीक है। इसकी एक एक एंगल ये भी था कि अगर ऑयल ज़्यादा मिलता है तो लोकल प्राइस ऑफ ऑयल क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए इसलिए इसको रियल सिनेरियो में रख के सोचना पड़ेगा। ये जो एनालिसिस के सवाल हैं सारे बेटा, आपको ऐसा सोचना है कि हमारे मुल्क में ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारे मुल्क में ऑयल डिस्कवर हो गया अब क्या होगा, तो उससे हमारी लोकल ऑयल सस्ता हो जाएगा, ऑयल की प्राइस नीचे जाएगी तो लोग ज़्यादा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चला जाएगा। ऑयल की प्राइस ये चली गई ना तो उनको गाड़ी चलाना सस्ता पड़ेगा उनको। हाँ मैं पॉजिटिव की ही एक बात कर रहा था कि एक पॉइंट ये भी है कि लोकल की बात भी कर लें कि लोकल प्राइसेस पे भी इम्पेक्ट आएगा उसका। ट्रैवल की कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रैवल की कॉस्ट कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ जाएगा। सबसे पहले जब भी ग्रोथ वाले किसी आइटम की नेगेटिव बतानी हो, जब भी ग्रोथ वाले नहीं, जब भी ग्रोथ वाले आइटम की, जब भी ग्रोथ वाले किसी एलिमेंट की नेगेटिव बात बतानी हो, सबसे पहले हम बताते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगी। अब आप आ गए मे बी जोन में, पॉल्यूशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब होगा। अब आप आ गए मे बी जोन में। मे बी जोन का क्या मतलब हुआ कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल जो आपके वर्कर्स आए थे जब आपकी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ी थी, उसके लिए आपने कहा जॉब्स बढ़ेंगी, लेकिन जो वर्कर्स आए थे हो सकता है कि ज़्यादातर कहाँ से हों, मे बी मोस्ट आर फ्रॉम अब्रॉड। जब अब्रॉड से आएंगे तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ बढ़ेगा, तो नॉट रिजल्ट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजिंग। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नया नया ऑयल बढ़ा है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके साथ लोग भी इंपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से हमने कहा पॉल्यूशन होगी, इसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑयल बढ़ने से पॉल्यूशन होगी, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है ना बढ़े। ऑयल बढ़ने से जो है वो हो सकता है बाहर के लोगों को जॉब मिल रही हो, और क्या हो सकता है ऑयल बढ़ने से, नेगेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना बढ़ने का। एमएनसी आ गई, एमएनसी जब आएगी तो हो सकता है कि वो लोगों को वो सारे पैसे बाहर ले जाए, लोगों को उस तरह की वर्किंग कंडीशन ना दे, लोग वैसे ही जिस वर्किंग कंडीशन में अभी काम कर रहे हैं उसी में काम करते रहें, वो उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव ना करें। और एक अच्छी मज़ेदार सबसे अच्छी बात जो आखिर में लिखी है कि ऑयल तो निकल आया लेकिन ऑयल की डिमांड गिर गई दुनिया में। अगर ऑयल की डिमांड गिर गई दुनिया में तो फिर इनको ऑयल का क्या फ़ायदा, तो मार्केट में उस तरह से नहीं रिसीव होगा, जिसकी वजह से इनको जितने का निकाल रहे होंगे उससे कम का बिक रहा होगा। ऐसा हुआ है, ऐसा वक्त गुजरा है, ऐसा वक्त गुजरा है कोविड के राउंड के दिनों में कि ऑयल जो है वो क्रैश कर गया था, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, कोई दुनिया में ट्रैवल नहीं हो रहा था, ऑयल क्रैश कर गया था। तो वो मुल्क जो कि ऑयल पे हेवीली डिपेंडेंट थे तो उनका बहुत बुरा हाल हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं क्या होगा उनका। जी, तो उन्होंने ऑल्टरनेट अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं, क्या सोच के सवाल करना है, ये सोचिएगा आपके मुल्क में ऐसा हो गया, अब आपके मुल्क में क्या फ़ायदा होगा। डिस्कस वेदर और नॉट गयाना वुड बेनिफिट फ्रॉम एन इनकम इन द इंक्रीज इन द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। आपके मुल्क की पॉपुलेशन का साइज़ बढ़े तो उससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये सोचते हुए कीजिएगा कि आपके मुल्क की पॉपुलेशन है कम। अगेन 3 अच्छी बातें बता दें, 3 बुरी बातें बता दें। वैसे तो मेरे हिसाब से 3 रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें नहीं कंक्लूजन नहीं देना होगा, इसमें 2 रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि 4 पॉइंट्स पे 8 नंबर तक हिट हो जाते हैं, तो 2 भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर आपके बहुत ही अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, तीसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा, वो भी दे दें चलो, लेकिन 3 से ज़्यादा का तो सवाल ही नहीं है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। एक साइड के ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं लेकिन दूसरी साइड के 2 से कम नहीं दे सकते। 6 नंबर के सवाल में एक साइड के 2 से कम नहीं दे सकते। कोई बहुत ही एक्सट्रीम केस होगा कि दूसरी साइड का कोई एक आध पॉइंट निकलेगा, वरना अगर ग्रोथ भी है तो पॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा होगा ना कुछ सवालों में, लेकिन आपसे पूछा नहीं जा रहा कि आप किसको फेवर करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है दोनों साइड्स बता दें। अच्छा जी, फिर पॉपुलेशन साइज बढ़ने से ज्ञानों को फ़ायदा कब होगा और कब फ़ायदा नहीं होगा।
तो इसका सारा सवाल का जवाब एक्चुअली यहीं इसी के गिर्द घूम रहा है कि उनकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर अभी क्या है। अगर अभी उनकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, देखो सबा, अगर उनका अभी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है, एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और नीचे वाली कम है, जो कि इन्होंने कहा कि ऐसा है, कहा था ना ऐसा इन्होंने केस में, कहा था ना कि इनकी पॉपुलेशन रेट बहुत कम था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम था। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने का मतलब है कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा। तो या ऐसा तो खैर नहीं हो सकता, ऐसा होगा। तो हमारे जो वर्किंग क्लास है उससे बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी तो इनको फ़ायदा क्या होगा कि वर्किंग क्लास का बर्डन कम होगा, पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा। लेकिन अब मैं बड़ी मज़े की बात बताऊं कि नेगेटिव बात अगर करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर अभी बात करते हैं ना कि आपकी पॉपुलेशन ऑप्टिमम से नीचे है, वो उन्होंने बताई केस में बताया ना कि नीचे 7 लाख है, 11 लाख तक ऑप्टिमम है। तो अभी तो पॉपुलेशन ग्रोथ से फ़ायदा होगा, ये तीसरा पॉइंट दे सकते हैं आप ऑप्टिमम ग्रोथ रेट का। नुकसान के हवाले से उन्होंने बताया कि ऑलरेडी जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाई है, अभी मज़ीद पॉपुलेशन बढ़ा दी तो और हाई हो जाएगा। वो सारे, हाँ, ये आपका दूसरा पॉइंट हो सकता है बहुत अच्छा सा कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जब भी ये बात करें ना कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कितना फ़ायदा होगा, तो नुकसान में लाजमी एक नुकसान हमेशा आ सकता है, वो ये कि जो पॉपुलेशन आज बढ़ी है, पॉपुलेशन आज आज काम थोड़ी शुरू कर देगी, तो आज तो वो डिपेंडेंट ही होगी, तो डिपेंडेंट्स की तादाद ही बढ़ रही है, तो इकॉनमी में गड़बड़ ज़्यादा है, इकॉनमी में प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमें दो तरफ के बता दिए। मार्किंग स्कीम क्या कह रही है, ठीक है, सामने से वही बातें कर दी इन्होंने भी। ठीक है, अब देखिए हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, कितनी सी देर में कर लिया। वीडियो देखें कितनी देर की बनी है, क्या लिखा हुआ आ रहा है मुझे तो नहीं। हाँ 32, एक्सप्लेन कर करके भी हमने 32 मिनट्स में कर लिया। जी जी, टोटल पेपर लेकिन 2 घंटे 15 मिनट का है ना, आपका एक सवाल आधे घंटे में हो जाता है, आप खुश हैं। 25 मिनट को टारगेट करें, आधा घंटा, आधे घंटे से ऊपर ना जाए, जा सकते हैं लेकिन ना जाए। एक सवाल आने दें पॉइंट्स, कोई बात नहीं। पॉपुलेशन बढ़ने से जो जो मसाइल हो सकते हैं वो सारे आ जाएंगे ना पॉइंट्स में। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपका पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल्स के ऊपर, एजुकेशन पे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हमने 2 बता दिए फिलहाल, पेपर समझा रहा हूँ मैं आपको, टॉपिक नहीं समझा रहा, आप टॉपिक समझना शुरू हो गए, पॉपुलेशन ग्रोथ और उसका। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक छोटा सा केस दिया होता है, आप इसको समझने की कोशिश करें। इसको केस नहीं कहते बल्कि स्टिमुलस कहते हैं, इसकी वजह से आपका जहन बनेगा। खुला हुआ है केस तो मेरे सामने, केस है ही नहीं, सुन ले, छोड़ दो। इन 2020 द लार्जेस्ट थाई कंपनी, रान नहीं बल्कि थाईलैंड कंपनी, द लार्जेस्ट थाई कमर्शियल बैंक मर्ज विद स्मॉलर कमर्शियल थाई बैंक्स, बड़ा बैंक जो है वो छोटे बैंक से मर्ज हो गया। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द मर्जर वुड अफेक्ट द प्राइस चार्ज बाय बैंक, चार्ज फॉर बैंक सर्विसेज एंड द अमाउंट दैट वुड बी लेंट। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर एक बड़ा बैंक ने छोटे बैंक्स को खरीद लिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जो बैंक प्राइस चार्ज करता है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी कमरे में है ना, यही सब्जेक्ट की क्लास में है ना, ओके। अगर एक बड़े बैंक ने छोटे बैंक को ख़रीद लिया, तो कुछ छोटे बैंक को ख़रीद लिया, तो जो प्राइस वो चार्ज कर रहे थे बैंकिंग इंडस्ट्री में, अब उस प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ाएंगे, क्योंकि वो मोनोपोलाइज कर रहे हैं तो आप प्राइस बढ़ा देंगे। पहले 10 बैंक थे, आपस में मुकाबला करते थे, प्राइस कम रखी हुई थी, अब बैंक कम हो गए तो प्राइस बढ़ने का चांस है पहली बार। अभी सवाल नहीं आया, मैं तो खैर ताली बता रहा हूँ। और जो अमाउंट ऑफ लोन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अमाउंट ऑफ लोन सोसाइटी में जो अवेलेबल है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, इतना श्योर नहीं है। बैंक बड़ा हो गया ना, बहुत सारे बैंक को मिला कि बड़ा बैंक हो गया, वो तो एक अलग अलग फैक्टर था ना, ये दूसरा फैक्टर है।
बड़ा बैंक जब होता है तो लार्जर इन्वेस्टमेंट्स कर पाता है, जिसकी वजह से उसके पास सम ऑफ अवेलेबल सम जो है वो बड़ा होता है। अच्छा, फिर थाई कमर्शियल बैंक ऑपरेट्स इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी कमर्शियल बैंक है, नॉर्मल बैंक है। अ ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर कैन मूव एन इकोनॉमी टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। अगर मार्केट, पहले जो मुल्क में जो भी इकोनॉमिक सिस्टम था, अब मार्केट ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से सिस्टम जो है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होने की तरफ जा सकता है। बस इतनी सी बात थी कि एक बैंक ने दूसरे बैंक को ले लिया, बड़ा हो गया। बाकी केस का कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलें। आइडेंटिफाई टू इन्फ्लुएंसेस अदर देन प्राइस ऑन कस्टमर्स चॉइस ऑफ अ बैंक। तो आप देखिए प्राइस के अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं, इसको मत देखिए। टू फैक्टर्स प्राइस के अलावा जो कंज्यूमर चॉइस का बाइस बनते हैं। बैंक को ध्यान में रखते हुए बस इतनी बात कर देंगे। नंबर वन, क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं, बैंक का जिक्र है तो सर्विस की क्वालिटी करेंगे। क्वालिटी ऑफ द टेस्ट ऑफ द लॉलीपॉप तो नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे तो बैंकों में अक्सर जहाँ पे कैशियर होता है वहाँ पे टॉफियाँ रखी होती हैं। और क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, प्राइस के अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर को चॉइस पे अफेक्ट करते हैं? देखें, कंज्यूमर की प्राइस के अलावा हमने लिखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इनकम है, फैशन है, टेस्ट है, सीज़न है, बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी थी ना। तो बैंक की केस में क्या चीज़ें होंगी? बैंक की प्रेस्टीज होगी, बैंक का मार्केट इमेज होगा, ठीक है, बैंक की एडवर्टाइजिंग होगी, लोगों का ट्रस्ट होगा, बैंक अब तक कितना प्रॉफिट देता आ रहा है ये होगा, माजी के प्रॉफिट्स क्या रहे हैं उसके, ऑल्टरनेट बैंक्स कितने अवेलेबल हैं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि अब मैं इस बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगा या नहीं खुलवाऊंगा। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई मर्जर में रिजल्ट इन हायर प्राइसेस फॉर कस्टमर। जब, अच्छा, मैं ये सवाल में चूंकि मर्जर आ गया, प्राइस का जिक्र है, प्राइस एक्सप्लेन करनी है। चलो भाई, आप जो है वो डिमांड सप्लाई कर्व बना के दिखा सकते हो। इसमें डिमांड सप्लाई कर्व कैसे बन सकता है? जहाँ कर्व बन सकता है ना वहाँ ज़रूर बना दें। इसमें डिमांड सप्लाई कर्व कैसे बन सकता है? देखो भाई, ये रही, नहीं ये नहीं रही, देखो ये रही मार्केट, ये रही डिमांड, ये रही सप्लाई। जब मर्जर हो जाएगा तो मार्केट में कंपनीज कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से सप्लाई वन S1 से S2 जा सकती है, जिससे प्राइसेस बढ़ने का चांस। क्योंकि पहले 10 बैंक थे, अब 2 बैंक रह गए, मर्जर्स की वजह से कम हो सकती है। क्योंकि जब सप्लायर कम होता है तो वो प्राइस बढ़ाना चाहता है, वो सिर्फ इसी तरह प्राइस बढ़ा सकता है और कोई रास्ता ही नहीं प्राइस बढ़ाने का। देखें, डिमांड सप्लाई के 4 कर्व थे, एक प्राइस बढ़ने का ये ऑप्शन था, एक प्राइस बढ़ने का ये ऑप्शन है। तो डिमांड तो नहीं बढ़ी, तो उससे प्राइस क्यों बढ़ेगी? तो प्राइस बढ़ने का एक ही ऑप्शन है कि सप्लाई खींची है इन्होंने, नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑपरेटिंग कम हो गई है, तो नंबर ऑफ पीपल बीइंग सर्व्ड कम हो गया, ऐसा लग रहा है कुछ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, टू रीजंस है। मार्किंग स्कीम पे देखते जाओ भाई एक नज़र जल्दी से। टू रीजंस मार्किंग स्कीम में क्या कहा? हाँ, ये एक फैक्टर था जो हमने डिस्कस किया कि जब इसका मर्जर होगा, साइज़ बड़ा होगा, तो मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज हो सकती हैं, इसकी वजह से भी हायर प्राइस हो सकती है। हाँ, और आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें 2 नंबर का आया, 4 नंबर का आया, डायरेक्ट 6 नंबर का, फिर एनालिसिस में आ गया, फिर अब बोथ साइड्स मांगेंगे आपसे। क्या क्या है देखें ज़रा। एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन बैंकिंग लेंडिंग कैन बेनिफिट एन इकोनॉमी। बैंक लेंडिंग से इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है भाई? अगर पूरी इकोनॉमी में पैसे जितने अवेलेबल थे, लेट्स सपोज हम सबके पास 10-10 हज़ार अवेलेबल थे, अगर बैंक हमें लेंडिंग कर देता है तो हम लोग कर्जा ले सकते हैं, इसकी वजह से अपने अवेलेबल फंड से ज़्यादा बियॉन्ड जाके हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, बोथ साइड्स पे, ऑन द साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑन द साइड ऑफ कंजम्पशन। कंज्यूमर्स पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ेगा। कंज्यूमर्स के कंज्यूम ज़्यादा करने से जीडीपी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका एक्सपेंडिचर साइड भी है। तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सी इज इक्वल वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो। और लॉजिकल बात है, कंजम्पशन बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट, बैंकिंग
ऑप्शंस अवेलेबल होने से उधार पे सामान लेना पॉसिबल होगा, उधार पे सामान लेने से आपका कंजम्पशन बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा। और और क्या फ़र्क पड़ेगा बैंकिंग के ऑप्शंस बढ़ने की वजह से? बैंकिंग के ऑप्शंस बढ़ने से इंडस्ट्री भी बैंक से लोन ले सकेगी। जब इंडस्ट्री बैंक से लोन लेगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कम पैसों में कर सकेगी, और जब वो इंडस्ट्री बैंक से लोन लेगी, आप ये दिखा सकते हैं कर्व, ये देखिए, दोनों दिखा सकते हैं आप, ये देखिए, कंज्यूमर के पास जब लोन लेने की फैसिलिटीज़ बढ़ जाती है, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होती है, उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर कंपनीज ने बैंक से कर्जा लिया तो सप्लाई राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, इसकी वजह से फिर जीडीपी बढ़ा। बात समझ आ रही है? ये पॉजिटिव बातें बता दी हमने। नेगेटिव बातें क्या हो सकती हैं? जी, एक जगह प्राइस बढ़ी, एक जगह प्राइस गिरी। नेगेटिव बातें क्या हो सकती हैं? लैंडिंग ऑप्शंस बहुत बढ़ गए, उससे क्या होगा? लोग अपनी फ्यूचर इनकम्स कंज्यूम कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो अपने वो फ्यूचर में पुअर हो सकते हैं। फिर बैंक से डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अगर बैंक से डिफ़ॉल्ट होता है तो उनकी फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। आप बैंक से लोन तो ले रहे हैं, लेकिन बाद वक़्त आप पे ऑफ नहीं कर पाते। तो ये दूसरा दूसरा मसला निकाल दिया मैंने। करेंसी बैंकिंग ऑप्शन खुलने से तो ख़राब नहीं होगी। इंपोर्ट कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंपोर्ट बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये तो मैंने ही तो कहा कि अगर तो आप प्रोडक्शन की साइड से देख रहे हैं, सप्लाई बढ़ने की साइड से देख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि सप्लाई बढ़ने से, प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होने से क्या होगा कि ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के पास प्रोडक्शन के लोकली प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, इंपोर्ट कम हो सकती है। जी, तो बैंकिंग के ऑप्शंस, लोन के ऑप्शंस बढ़ने से ये सारी चीज़ें होती हैं। बात समझ आ रही है बस ऐसे ही? क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये दिखा रहा हूँ मैं, ये नहीं बता रहा कि ये टॉपिक कैसे सॉल्व होगा। ये टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है, तो हम क्वेश्चन की अटेम्प्ट करने का तरीका देख रहे हैं। 6 नंबर का सवाल है, अगर आप दो दो भी दे देते हैं तो भी चलेगा, अगर तीन तीन दे देंगे तो बहुत ही, आपने 3 से ज़्यादा नहीं देने एक साइड के। फिर आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछ रहे हैं, ऑप्शंस तो बेतहाशा हैं, आप अगर सोचते चले जाएंगे तो बेतहाशा ऑप्शन आएंगे। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहे हैं, भाई क्या हो गया? हाँ, एक बाकी है। डिस्कस वेदर और नॉट अ मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कितना आसान सवाल है। मार्केट इकोनॉमी के फ़ायदे बताने हैं, मार्केट इकोनॉमी के नुकसान बताने हैं। मार्केट इकोनॉमी के फ़ायदे बताएं। सवाल नीचे करो, उसको मिनिमाइज़ कर दो, उसको गायब कर दो। जी, मार्केट इकोनॉमी के फ़ायदे क्या हैं? परसों बताया था मैंने, मार्केट फेलियर जब डिस्कस कर रहे थे। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट है या नहीं है, ये पूछा है इन्होंने। मार्केट इकोनॉमी के फ़ायदे बता दें, मार्केट इकोनॉमी के नुकसान बता दें। नंबर 1 मार्केट इकोनॉमिक फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा आपके पास चॉइस होती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। नंबर 2, मार्केट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कम होता है, जिसकी वजह से, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कम होने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूसर के पास जाता है, प्रोड्यूसर खुश रहता है। इसकी वजह से वो R&D कर पाता है, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स उसके अपने हाथ में आ रहे होते हैं। कहता है ठीक है, फिर मैं रिसर्च भी करूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाता है, नए से नए प्रोडक्ट, नई से नई दवाएँ, नई से नई चीज़ें ला पाता है। मार्केट इकोनॉमी होने की वजह से ओवर प्राइस चार्ज नहीं होती, क्योंकि बेतहाशा सेलर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं। हाँ, मार्केट इकोनॉमिक्स में रिस्पॉन्स होती है, प्राइस मैकेनिज्म बहुत अच्छा ऑपरेट होता है, ये कह सकते हैं।
प्राइस मैकेनिज्म आया, मार्केट आई, डिमांड सप्लाई आई, दिखा दो भाई कर्व से। प्राइस मैकेनिज्म डिमांड को रिस्पॉन्ड कर रहा है, सप्लाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है मार्केट। ठीक है, नुकसानात क्या है? फ़ायदा हुआ ना, अगर प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा है तो प्रोड्यूसर को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, और जिसकी वजह से उसके लॉसेस नहीं होते। अगर प्रॉफिट होना तो जल्दी हो जाता है, अगर लॉस हो रहा तो जल्दी बाहर आ जाता है, एंट्री एंड एग्जिट ईजी है। ऑन द अदर हैंड मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की बुराइयां बता दें। नंबर 1, चीज़ें वो चीज़ें बनती हैं जो कि कमर्शियल वैल्यू रखती हैं। मेरिट गुड कम बनते हैं, मुश्किल से बनते हैं। पब्लिक गुड्स नहीं बनते, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ती है। डीमेरिट गुड्स, हार्मफुल गुड्स बनते हैं, अगर प्रॉफिटेबल होंगे तो बनते हैं। ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादातर गुड्स हार्मफुल ही बनते हैं, बल्कि बोलेंगे कि हार्मफुल गुड प्रॉफिटेबल होगा तो वो भी बन जाएगा, उसको भी कोई रोकने वाला नहीं होगा अनलेस गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग करे और प्रॉफिट के हिसाब से रिसोर्स इम्प्लॉयड होंगे। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की बुराइयां भी हैं जो हमने यहाँ डिस्कस की। इनकम, जिसके पास पैसे होंगे वो खरीद सकता है, इसके पास पैसे नहीं है उसको पैसे नहीं मिल रहे, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही क्योंकि सोशलिस्ट नहीं है इकोनॉमी। देखें अब ज़रा, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। कितनी देर लगी क्वेश्चन 2 कम बताने में? हमें 15 मिनट लगे। अच्छा, इन्होंने बताया प्राइस, मार्केट इकोनॉमी में प्राइस जो है वो डिमांड सप्लाई को चेंज करती है, यानी प्राइस मैकेनिज्म अच्छा ऑपरेट होता है। रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना आसान होता है, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाना। फर्म्स जो है वो उनके पास प्रॉफिट इंसेंटिव ज़्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट बीच में मदाखलत नहीं करती। कंपटीशन की वजह से कॉस्ट नीचे होती हैं, प्राइसेस नीचे होती हैं, और वेज जो है वो इसलिए प्रॉपरली मिलती रहती है लेबर को क्योंकि अनलिमिटेड कंपनीज हैं, तो बेतहाशा लेबर की एम्प्लॉयमेंट भी हर वक्त रहेगी। अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरिट गुड्स, जैसे उन्होंने कहा, मेरिट गुड्स कहा है, डीमेरिट गुड्स का कहा है इन्होंने, पब्लिक गुड्स का कहा है जो मैंने कहा था। फैक्टर इमोबिलिटी जो है वो अगर होगी तो मार्केट इकोनॉमी ऑपरेट सही से नहीं कर सकेगी। मोनोपोली आ सकती है, नेचुरल मोनोपोली अपनी जगह उठ सकती है, वही सारी बातें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पहला सवाल आसान है, पहले तो 3 की स्टडी पढ़ते हैं। कनाडा का प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लैंड यूज्ड बाय दीज फर्म्स इंक्लूडिंग फार्म्स हैज़ इंक्रीज्ड। There has been an increase in investment with the firms buying more capital goods. In 2021, the Canadian government encouraged higher investment and aimed to prevent the rise in unemployment. बहुत जनरल सी बात है, देखें इस डेटा से लेके कोई ख़ास आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो गया कि किन चीज़ों के बारे में बात होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, फैक्टर्स यूटिलाइजेशन की बात हो रही है कि लैंड कितनी यूटिलाइज की हुई है, कैपिटल गुड्स कितने बंद लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब पीपीसी की बात हो सकती है। आइडेंटिफाई 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर फर्म। प्रॉफिट में, ठीक है। एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई द क्वांटिटी ऑफ लैंड में इंक्रीज, वन रीजन व्हाई क्वालिटी ऑफ लैंड में इंक्रीज। क्वांटिटी ऑफ लैंड क्यों इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है? कनाडा का प्राइवेट सेक्टर जो है उसने, कनाडा की प्राइवेट फर्म्स ने जो है वो बिजनेसेस बढ़ गए हैं, उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लैंड दोनों बढ़ गए हैं। अब बताइए क्वांटिटी ऑफ लैंड कैसे बढ़ सकती है बगैर जवाब देके? क्वांटिटी ऑफ लैंड कैसे बढ़ सकती है? डिफेंस कहाँ खड़ा हुआ है? डिफेंस कहाँ खड़ा हुआ है? समंदर में। समंदर की लैंड को रिक्लेम कर खड़ा हुआ, वहाँ ज़मीन नहीं थी पहले, बनाई गई है। वहाँ पे मिट्टी दूसरी मुल्क के दूसरे जगहों से नहीं, लैंड क्लेम नहीं किया, मुल्क के दूसरे हिस्सों से डाल आके मिट्टी वहाँ डाली गई, लैंड फिल की गई है, पत्थर डाल के डाले गए, लैंड फिल की गई, फिर वहाँ पे घर बनाए गए। ठीक है, एक तो ये हो गई बात कि लैंड, हाँ, बाकी लैंड अवेलेबल फॉर फार्म्स ऐसे बढ़ सकती है कि खेती बाड़ी कम हो जाए, फार्म्स को दे दी जाए, दूसरे यूजेस कम हो जाए, ये वाला यूज़ बढ़ जाए, तो लैंड अवेलेबल फॉर बिजनेस बढ़ जाएगा।
अब फर्म के लिए लैंड क्या क्या है? फर्म की लैंड हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, समंदर भी हो सकता है, दरिया भी हो सकता है, जंगल भी हो सकता है। तो अगर ये लोग जो है वो सस्टेनेबली ग्रो कर रहे हैं, फर्म्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, सस्टेनेबली कर रही हैं, तो पहले जो जंगल नहीं था वहाँ जंगल उग गया, पहले जहाँ परिंदे नहीं होते थे वहाँ परिंदे आने लगे, पहले जहाँ मछलियाँ सारी मर गई थी वहाँ मछलियाँ वापस आ गई हैं। तो ये भी लैंड का की अवेलेबिलिटी बढ़ने के बराबर है। तो क्यों बढ़ सकती है कि रिस्पॉन्सिबली अगर फर्म्स ऑपरेट करेंगी और वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट करेंगी अपनी मार्केट में। पहाड़ जंगल वाला है तो जंगल उगाने में, मछलियों वाला है तो मछलियों को पलते रहने देने में, उनकी हैबिटेट तबाह ना करके, तो इस तरह से लैंड अवेलेबल बढ़ जाती है। ये तो नेचुरल फैक्टर्स हो गए, नेचुरल फैक्टर हो गए, इसकी वजह से भी लैंड बढ़ सकती है। जैसे कि हाँ, नहीं लेकिन फ्लड है तो नेचुरल ना। जैसे कि ग्रीनलैंड पहले सिर्फ सफ़ेद होता था, अब ग्रीनलैंड वापस हरा होना शुरू हो गया। नेचुरल इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हुई तो बर्फ़ पिघली है, इसकी वजह से यहाँ पे लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन निकल के आ गई है बाहर। हाँ, अच्छा जी, एक रीज़न बताना है लेकिन, तो सोच के कोई एक ही बताइएगा, इन्हीं के सारे बता दें। क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड कैसे बेहतर होती है? क्वालिटी ऑफ लैंड तो बहुत आसान है ना, क्वालिटी ऑफ लैंड तो बहुत आसान है ना। कैसे लैंड की क्वालिटी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है? जहां हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां प्रोडक्शन करने के ऑप्शन ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकते हैं? अच्छा कैपिटल इक्विपमेंट ले आए, और कल्टीवेशन अगर कर रहे हैं तो उसमें गैप दे दें, मछलियाँ पकड़ लें, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लें, बस हो गई बात सारी। बेटर इक्विपमेंट, गुड वेदर, रिडक्शन इन पोल्यूशन, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। अगला सवाल में पूछ रहे हैं, एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में अफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी और वो क्या रीजन है कि ना बढ़ रही हो? एनालिसिस का सवाल है ना, नहीं ये नहीं पूछ रहा, सवाल है 6 नंबर का, ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी और कैसे नहीं बढ़ेगी। जाहिर है, एक पॉइंट आपने एक दफा दे दिया तो दोबारा वो पॉइंट दूसरी जगह पे नहीं आएगा, उसी वजह से दूसरी चीज बता रहे हैं तो वो पॉइंट नहीं काउंट होगा। जैसे कि अभी अब उरुष ने बताया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, ओहो, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एक तो ये बात हो गई। अगर एजुकेशन में होगी तो 6 नंबर के सवाल है, 4 पॉइंट बहुत है, 2 इधर के 2 उधर के, 3-3 दे दिए तो अल्टीमेट है। एनालिसिस का सवाल है ना, हर 6 नंबर के सवाल में, इकोनॉमिक्स में हर 6 नंबर के सवाल में 2 साइड्स आती हैं, गुड्स एंड बैड्स, एक डिसएडवांटेज एक एडवांटेज, एक फॉर एक अगेंस्ट। अब इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उसके 3 पॉइंट दे दें, ऐसा भी हो सकता है कि ना बढ़े, उसके 3 पॉइंट दे दें। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ क्या लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होने का एक बताएं पॉइंट, राइज होने का एक बताएं, और रेफरेंस टू सिक्लिकल स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजिकल कैन बी गिवन एन एडिशनल मार्क इन ईच केस इफ लिंक्ड विद द रेलेवेंट पॉइंट। नहीं, एक एक मार्क है इन सब का, कोई से भी आप पॉइंट दे दें, हाँ वो देख लेंगे, एक एक पॉइंट है, एक एक नंबर एक एक पॉइंट का है, तो आपने अगर अच्छे पॉइंट्स बताने हैं और डिटेल में बताने हैं तो 4 काफ़ी हैं, अगर बहुत शॉर्ट शॉर्ट बता रहे हैं तो फिर 6 देने पड़ेंगे, लेकिन 6 से ऊपर नहीं जाइएगा। हाँ, अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें डेप्थ है, बात समझाने के लिए काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो 2-2 पॉइंट्स दोनों तरफ के काफ़ी, यानी 4 हुए। अगर आपको लग रहा है पॉइंट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई डेप्थ नहीं है बात करने की, तो फिर आपने एक एक दोनों साइड्स के 3-3 पॉइंट्स बता के 6 पॉइंट्स बताने, ताकि 6 नंबर पूरे मिल जाए। तो बाल मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना कि आप 6 को टारगेट करें, लेकिन 6 से ज़्यादा को मत करिएगा वरना आपका टाइम निकल जाएगा। टॉप 3 उठा लेंगे, अगर आखिरी में बेस्ट रह गया तो फिर वो नहीं उठाएंगे।
टॉप 3 पॉइंट्स उठा लेंगे, एक्स्ट्रा जो आपने लिखा है उसको कंसीडर नहीं करें। ठीक है, हाँ, किसी का दिल चाह रहा हो बताने का कि मैं क्या क्या करता हूँ ज़िंदगी में, क्या मसाइल हैं, तो वो लिख दे भाई पेपर करने के बाद। अच्छा जी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से और कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, जल्दी बताओ। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब चूंकि इन्होंने नहीं बताया कि कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इसलिए अब आप मुख्तलिफ एंगल से इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट R&D में हुआ तो उसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होगा, स्किल में हुआ, हाँ उधर आएंगे, उधर से आएंगे ना भी। अगर स्किल में इन्वेस्टमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टमेंट तो हुई, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों में नहीं हुई जिससे लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती हो, बल्कि उसके अपोजिट चीज़ों में हो गई, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कम होगी। फॉर एग्जांपल कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल सोशल कोलेटरल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई, कोई सोशली बात कर ली कोई आपने। तो अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों से में हो रही है जिसका एम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक़ है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और अगर ऐसी चीज़ों में नहीं हो रही तो हो सकता है ना बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ती है एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर और नॉट अ गवर्नमेंट शुड ट्राई टू प्रिवेंट अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। कितने नंबर का है? जब 8 नंबर का सवाल आएगा तो क्या ध्यान में आएगा? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? अब आपकी राय भी चाहिए है। डिस्कस वेदर और नॉट मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स, नहीं 8 नंबर का आया था, 8 नंबर का हर सवाल में आएगा, 8 नंबर का उसमें आया था वेदर और नॉट मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज द बेस्ट पॉसिबल वे। उसमें बाकी बात बताना रह गई कि आखिर में आपको बताना है कि आई बिलीव दैट, नहीं बिलीव नहीं बोलेंगे, सॉरी, सो इट इज, हाँ हाँ ये कर लेंगे कि लुकिंग एट ऑल द एस्पेक्ट्स इट सीम्स दैट द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इज बेटर सिस्टम देन द अदर सिस्टम्स अवेलेबल इन द मार्केट। अच्छा, इस तरह से इस सवाल में भी होगा कि डिस्कस और वेदर और नॉट गवर्नमेंट शुड ट्राई टू प्रिवेंट राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि लोगों का हाउस होल्ड है, उनकी इनकम कम हुई हुई है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। सुने भाई सुने, उनकी इनकम बढ़ सकती है लोगों की, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ काम करें। आप जब एम्प्लॉयड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स बेहतर हो जाएंगे, क्राइम रेट कम हो जाएगा। वो तो भूल ही गए, पॉपुलेशन के सवाल में, लोगों की एम्प्लॉयमेंट के सवाल में क्राइम रेट तो हम डालते हैं कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्राइम रेट कम होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ना हो। तो गवर्नमेंट जब अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करती है तो ऑटोमेटिकली क्या चीज बढ़ती है? इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही कम हो तो मजीद अनएम्प्लॉयमेंट करने की क्या जरूरत है? कम अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है पहले ही कम हो, मजीद टारगेट करने की जरूरत ना हो। और आखिरी बात ये भी कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ेगी? तो ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे सेक्टर में हो रही हो जहाँ पे कि लेबर इंटेंसिव काम ही नहीं होता। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम माशाल्लाह, नहीं 3 पे आए, 4 पे आ गए, 4 और 5, 5 सवालों में से 4 करने, 4 में से 3 करने, 1 में से 1 करना है। ये नहीं बताना, बोलिए जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो पढ़ लें, वैसा करें। Identify 2 reasons why governments may set an NMW. In Australia,
इन 2020 ऑस्ट्रेलिया हैड नेशनल मिनिमम वेज। क्या मतलब होता है मिनिमम वेज का? इससे कम नहीं दे सकते। द NMW यानी नेशनल मिनिमम वेज इज रिसीव्ड बाय सम पीपल हु वर्क ऑन ऑस्ट्रेलियन डेयरी फार्म। मिनिमम वेज क्या होती है कि कम से कम इतने पैसे तो देने हैं, तो वहां पे अक्सर लोग उससे ज्यादा ही ले रहे हैं, बता रहे हैं। मिनिमम वेज कुछ ही लोगों को मिल रही है, ज्यादातर लोग उससे ज्यादा ही कमा रहे हैं। ठीक है। Australia produces milk and soft drinks. Milk is purchased by some people in an alternative to soft drinks. Some dairy farms and some small farms went out of business in 2020. The year saw an increase in the value of countries' floating foreign exchange rate. Question number 1. Two reasons why government may set a national minimum wage. क्यों minimum wage क्यों रखते हैं? मिनिमम वेज लिए रखते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर लाइन इंडिविजुअल्स। क्या मतलब हुआ? प्रोटेक्ट द पीपल अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी। ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम वेज रखती हैं, ताकि लोगों के साथ इस्तेहसाल ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको अनफेयरली ट्रीट ना किया जा रहा हो। और मिनिमम वेज और क्यों रखते हैं? मैंने पहले बताया ताकि प्रोटेक्ट कर सकें ऐसे लोगों को जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वेजेस बढ़ा सकें, मार्केट फेलियर अगर हो रहा है जो कि इसमें हो सकता है तो वो कम हो सके, इनकम इनक्वालिटी कम हो जाएगी, एमिग्रेशन रोक सकें। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू कॉजेज ऑफ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट सिर्फ दो ही वजह से बढ़ता है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ा है इसका मतलब या तो एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ी है या इंपोर्ट की डिमांड कम हो गई है। अगर इंपोर्ट की किसकी डिमांड कम हुई है? एक्सचेंज रेट कब बढ़ता है? जब आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। आपकी करेंसी की डिमांड कब बढ़ेगी? जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे या दूसरों की करेंसी की डिमांड कम कर दें आप, यानी इंपोर्ट कम कर दें। इंपोर्ट कम करने से भी एक्सचेंज रेट ऊपर जाता है और एक्सपोर्ट बढ़ाने से भी एक्सचेंज रेट ऊपर जाता है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, इंपोर्ट्स कम हो गई। इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो गया तो उससे भी एक्सचेंज रेट ऊपर जा सकता है। एक्सचेंज रेट ऐसे कि दुनिया भर से पैसे आपके मुल्क में सेविंग के तौर पे आना शुरू हो जाता है कि हमारे पैसे यहाँ रख लो, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है। पाकिस्तान में बाहर से पैसे आने का कोई बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है, बहुत रिस्की होते हैं, पैसे जब्त हो जाते हैं, पैसे पहुँच नहीं पाते। वरना जितना इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का है पूरी दुनिया की दौलत यहाँ आ जानी चाहिए थी। तो ख़वातीन खामोश हो तो नायग्रा फॉल की आवाज़ सुन ली जाए, जिसकी आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती। तो नहीं, हमने सही बोला। सवाल है, एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क। किसी चीज़ की भी प्राइस चेंज होगी ना, किसी भी चीज़ की प्राइस चेंज होने का सवाल करेंगे तो एक डिमांड के बढ़ने से या कम होने से, एक सवाल सप्लाई के बढ़ने से और कम होने से, बस यही फैक्टर है ना, या अदर देन अदर प्राइस फैक्टर्स हो जाएंगे। अगला सवाल है, हाउ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क में अफेक्ट रेवेन्यू अर्न बाय मिल्क प्रोड्यूसर एंड सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर। प्राइस का सवाल आया, डिमांड सप्लाई ग्राफ खटाखट बनाया। सवाल फिर सुन लीजिए, हाउ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क, हाउ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क, मिल्क की कीमत बढ़ने से। 6 नंबर का सवाल है, अच्छाई बुराई दोनों बतानी है। मिल्क की प्राइस बढ़ने से मिल्क प्रोड्यूसर और सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मिल्क की प्राइस बढ़ने से जी जरा ये देखिए, इसके लिए ये देखिए दो ग्राफ बने, इधर देख लें, इधर देख लें, इधर देख लेना, बता तो रहा हूँ मैं, इधर देखें, शाबाश। ये रहा मिल्क का डिमांड सप्लाई और ये रहा सॉफ्ट ड्रिंक का डिमांड सप्लाई। बचपन में कहानी सुनी थी ना, उसमें 4 शहजादे जाते हैं और वो कहते हैं कि हम कौन सा शहजादा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा इसका तय करेंगे दरख्त पे चाकू मार के, और जब वापस आएंगे तो यहीं वापस आएंगे। तो पहला शहजादा कहता है, अब वो ऑडियो कहानी है, कैसेट कहानी है, तो उसको चाकू मारते हुए महसूस करवाना है आपको, तो कहते हैं, पहला शहजादा कहता है लोभ,
लो शहजाद, ये रहा मेरा चाकू। तो ये रहा पहला ग्राफ। ये है जी मिल्क, यहाँ नहीं लिखना, सही सही बना देता हूँ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क और प्राइस ऑफ मिल्क। ठीक है रूजबाजी, यहाँ देखिए, और ये रहा क्वांटिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, और ये रही प्राइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, इसको डिमांड ऑफ, कुछ तो सही लिख दूँ, सभी गंदा हो रहा है। डिमांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सप्लाई ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, डिमांड ऑफ फॉर मिल्क, सप्लाई फॉर मिल्क। ठीक है, फिर इसको आप कहेंगे P1 Q1 ओ, प्राइस इंक्रीज करनी है, कुछ नहीं करना, भी तो मैं मार्केट का फैक्ट दिखा रहा हूँ। इसको कहेंगे P2 ओ नहीं P1 Q1 ओ। अब क्या हुआ है, प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज होगी। प्राइस ऑफ मिल्क कैसे इंक्रीज हुई होगी, 6 नंबर का सवाल है ना। प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ मिल्क क्यों इंक्रीज हुई होगी, पहले तो बताना पड़ेगा आपको। ये मिल्क की बड़ी है ना, हाँ। प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज हुई है, तो इसका कोई और रीज़न अगर कभी ना बताया हुआ हो तो फिर आप कहेंगे इसका मतलब है सप्लाई की शॉर्टेज हुई है। सप्लाई की शॉर्टेज इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। ये मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, माफ़ करना मुझे, आप लोग भी बिल्कुल नहीं देख रहे। सप्लाई ऑफ मिल्क और डिमांड फॉर मिल्क, कोई नहीं देख रहा, सब सो रहे हैं यहाँ पे। सप्लाई ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और डिमांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा, जब आप खाली ये बताया जाए अचानक एक मार्केट थी, प्राइस बढ़ गई, तो फिर आप हमेशा सप्लाई को पीछे करके दिखाएंगे, और कोई और रीज़न नहीं दिया हुआ तो सप्लाई ऑफ मिल्क कम करके आप दिखाएंगे देखो प्राइस बढ़ गई। जब P1 से P2 जाएगी तो डिमांड कहाँ जाएगी, कहाँ चलेगी, प्राइस ऊपर चली गई तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, Q1 से Q2, जो कि क्या है पहले से कम है। सबसे पहले तो प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ने से डिमांड ऑफ मिल्क कम होगी, लेकिन चूंकि मिल्क उन्होंने केस में कहा कि मिल्क इज एन अल्टरनेटिव टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो जब मिल्क महंगा होगा तो लोग मिल्क छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे, तो सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाएगी। जब सॉफ्ट ड्रिंक की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, Q1 से Q2 पे आएंगे, तो उससे क्या होगा, सॉफ्ट ड्रिंक की क्या चीज़ बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर आपने ये ग्राफ बना दिए तो आपकी तो रेपुटेशन बढ़ जाएगी कि भाई आप कोई चीज़ है, माशाल्लाह आपको तो इकोनॉमिक्स पूरी आ गई, क्योंकि बस यही है इकोनॉमिक्स में। हाँ, पेपर जैसे मैं बना रहा हूँ, जगह पे बीच में लिख रहे हैं, हाँ लाइन वाले बनाए, रफ ग्राफ बनाने, बस ऐसे स्केच करना है, रफ स्केच करना है। कोई मैं तो आपसे कह रहा हूँ टाइम कम है, कोई उसको स्केच से बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं तो हर लेवल के पेपर चेक नहीं इसलिए करेंगे, मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन इसलिए ट्रू समझता हूँ क्योंकि मैंने बहुत पेपर चेक किए ना, हर लेवल के, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के। एग्जामिनर नहीं रहे लेकिन पेपर्स उनके फाइनल टर्म्स के पेपर चेक करते रहे मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर चेक किए हैं, अच्छे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बड़े अच्छे लेवल के पेपर चेक किए हैं, और चेक हुए पेपर्स को डिस्कस किया है कि पेपर ऐसे चेक हुआ तो उसको क्यों किया गया। तो इकोनॉमिक्स में ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये मैकेनिज़्म बनाना आ रहा है नहीं आ रहा, लाइन का सीधा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कहाँ गई बात, हमने कहा कि डिमांड फॉर मिल्क कम हो जाएगी प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ने से, जिसकी वजह से पहले डिमांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बढ़ेगी, उस डिमांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बढ़ने से प्राइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक भी बढ़ जाएगी। हो गया कंप्लीट जी। नेक्स्ट, चूंकि हमने इसमें ग्राफ बना, देखिए इन्होंने क्या कहा, डिमांड फॉर मिल्क जो है गिरेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अच्छा, प्रोड्यूसर्स का भी पूछा इन्होंने, प्रॉफिट अर्न बाय प्रोड्यूसर्स का पूछा है, तो हमने जवाब पूरा नहीं हुआ हमारा भाई, सॉरी। प्रॉफिट अर्न बाय प्रोड्यूसर्स का सवाल हुआ है, तो जब डिमांड फॉर, अब इसमें एक बात और आ गई बड़ी मज़ेदार थी, 6 नंबर का सवाल है लेकिन बातें बहुत आ रही हैं। डिमांड फॉर मिल्क कम होगी, लेकिन क्या प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसर्स कम होगा या नहीं होगा,
हाँ हाँ, नहीं होगा क्योंकि तो हम कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे एज मोस्टली मिल्क इज प्राइस इन इलास्टिक price inelastic, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर इलास्टिक so higher increase in price will lead to लोअर lower decline in क्वांटिटी quantity demand. इलास्टिसिटी का जिक्र कर दिया। वाह, पेपर तो मैं अच्छी राइटिंग में करता था, मेरे टीचर मुझसे कहते थे आप अच्छी राइटिंग में करते हैं। नहीं, ये सिंबल्स हैं, इट शोज दैट आई एम राइटिंग समथिंग। जब मैं कह रहा हूँ उस पे आप फोकस करें। ठीक है, लिखा मैंने एज मोस्टली मिल्क इज प्राइस इन इलास्टिक, हायर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क विल लीड टू, कहा, हाँ ना, समझ आ रहे, INCREASE, विल लीड टू लोअर, आगे पूरा नहीं लिखा ना, लोअर इन डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। असल में हम लोग जब करते थे ना तो हमारे लिए ये बात काफ़ी होती थी, सॉरी, हमारे लिए ये बात होती काफ़ी, हम लोग जब मास्टर्स लेवल यदि कर रहे होते थे तो बस ये होता था कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, प्राइस गिर गई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उसमें ये देखा था, देखो परसेंटेज डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये साइज ही बता देता था कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और फिर हम ये कहेंगे कि इन एनी केस रेवेन्यू ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर्स विल श्योरली इंक्रीज। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़े ही बढ़ेगी ना, कुछ ना कुछ लोग तो मिल्क छोड़ेंगे, कम करेंगे पीना, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक पे आएंगे, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक इज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो ये मिल्क प्रोड्यूसर्स की का प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा, इट्स अनश्योर, और सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इट्स श्योर। अब जरा दोबारा पढ़िए क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे डिमांड ऑफ मिल्क इज लाइकली टू फॉल, द इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू विल डिपेंड अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इन्होंने कहा इफ डिमांड इज इलास्टिक, लेकिन हमें पता है कि मिल्क तो इन इलास्टिक की डिमांड होती है, नेसेसिटी कंसीडर होता है, इसलिए हम दोनों पॉइंट्स की तरफ बात ही नहीं करेंगे। डिमांड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज लाइकली टू इंक्रीज, द रेवेन्यू ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स विल राइज। ठीक है, इस पे इलास्टिसिटी की बात नहीं होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना, तो डिमांड तो बढ़ ही रही है। कोयल चहचहा रही है, बारिश नहीं हो रही लेकिन आज। अगला सवाल, अगले सवाल में धूप निकल आई, नहीं, सवाल क्या था, डिस्कस, 8 नंबर का सवाल है, आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है, अपनी राय भी देनी है। डिस्कस वेदर और नॉट स्मॉल फर्म्स आर लाइकली टू गो आउट ऑफ बिजनेस देन लार्जर फर्म। स्मॉलर फर्म के जाने के क्या चांसेस हैं, लार्जर फर्म के जाने के क्या चांसेस हैं, ऐसा नहीं पूछ रहे, पूछ रहे हैं स्मॉलर फर्म के चांसेस बाहर जाने के ज़्यादा हैं या नहीं है, ये पूछ रहे हैं। लार्जर फर्म को स्मॉलर फर्म को लार्जर फर्म से रिलेट करना है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि स्मॉलर फर्म्स आर लाइकली टू गो आउट और लार्जर फर्म्स आर लाइकली टू गो आउट, ये कह रहे हैं स्मॉलर फर्म्स लाइकली टू गो आउट और नॉट देन लार्जर फर्म्स। तो स्मॉलर लार्जर भी होगा और लाइकली टू गो आउट और लाइकली नॉट टू गो आउट दोनों डिस्कस होंगे। ठीक है जी, आगे चलें। इसका सवाल का क्या जवाब है? सबसे पहले तो हम कहते हैं स्मॉलर फर्म्स आर लाइकली टू गो आउट, क्या क्या वजह हो सकती हैं सबा बेटा? अब छोटी कंपनी के बंद होने का चांस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि छोटी कंपनी का मार्केट शेयर कम होता है, बड़ी कंपनी का मार्केट शेयर ज़्यादा होता है। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे कर रही होती है, बड़ी कंपनी के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होते। ठीक है, बड़ी कंपनी डाइवर्सिफाइड होती है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही होती है, एक प्रोडक्ट फेल हो जाए दूसरा चल जाता है। छोटी कंपनी जो है वो सिंगल प्रोडक्ट आमतौर पर बना रही होती है। बड़ी कोई भी, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आसान है, आपको जनरल बात अगर इकोनॉमिक समझ में आई हुई है तो आप जवाब कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली कोई केस में नहीं घुसने की ज़रूरत। हाँ बिल्कुल, केस के अंदर घुस के जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों को वो ज़्यादा आसान लगता है कि केस आ गया ना तो सोचना, अब इसी पे सोचना है, खुद से नहीं सोचना जी। अच्छा, अब इधर आते हैं
इधर देखते हैं कि छोटी कंपनी का बंद होना बंद क्यों नहीं हो सकता है कि छोटी कंपनी ना बंद हो, क्योंकि बड़ी कंपनी के डिसइकोनॉमीज भी ज़्यादा होते हैं फिर दूसरी तरफ के पॉइंट्स हैं, और छोटी कंपनी में नहीं होते, और बड़ी कंपनी के ऊपर जो है वो ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, छोटी कंपनी में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्टर हमने नहीं लिखा कि वो जो इनकॉर्पोरेटेड होना, प्राइवेट लिमिटेड होना, बड़ी कंपनी को फ़ायदा है। अच्छा, फिर छोटी कंपनी के बंद ना होने की और क्या वजह हो सकती है कि छोटी कंपनी जो है वो इंडिविजुअल से चल रही होती है। इंडिविजुअल अगर लॉस में भी जाता है तो अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की मदद से उसको निकालने की कोशिश करता है। नहीं, ठीक है, तो ये फैक्टर्स बहुत सारे हो गए। अब ज़रा देखें इन्होंने क्या बताएं। अच्छा, फिर आप आखिर में अपनी कोई राय लेंगे। जैसे मैं तो कहूँगा छोटी कंपनी के बंद होने के चांस हैं ज़्यादा। इनकी क्या चांसेस हैं? हायर एवरेज कॉस्ट हो सकती है क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी स्केल नहीं उठा रहे, लोन इनको मुश्किल से मिलेगा, रिटेन अर्निंग्स कम होंगी, नई कंपनियां हो सकता है इनएक्सपीरियंस हो, और बंद क्यों नहीं होंगी क्योंकि डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल बड़ी कंपनीज के पास हो सकता है, इनके पास हो सकता है ना हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है छोटी छोटी कंपनियों को, ये भी बात हमने नहीं लिखी कि जैसे स्मेडा है या इस तरह के इदारे हैं वो छोटी कंपनी को भी देते हैं। फ्लेक्सिबल होती हैं, कस्टमर के साथ वन ऑन वन रिलेशनशिप बना सकती हैं, और अगर छोटी सी कंपनी है लेकिन है नीश तो फिर वो सर्वाइव कर सकती है, ज़्यादा चांस है कि सर्वाइव करेगी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.1 था 2019 में। चाइना का हाउस होल्ड ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी, चाइनीज़ पीपल ने स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करने शुरू कर दिए, और स्पोर्ट्स पीपल के अर्निंग बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि जब लोग उनको देखेंगे तो फिर उनको एथलीट्स की अर्निंग बढ़ गई। चाइना एक्सपोर्टेड मोर डिस्पाइट अ राइज इन टैरिफ ऑन सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। बाहर से मुल्कों ने टैरिफ लगा दिया फिर भी उन्होंने बहुत एक्सपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल द यूएस इम्पोज हायर टैरिफ्स ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज टी एंड कॉफ़ी, फिर भी टी और कॉफ़ी वगैरह की एक्सपोर्ट बढ़ी ही। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग देयर इनकम एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चाइनीज फर्म एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। कितना आसान सवाल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग देयर इनकम क्या होगी? सेविंग पे जो पैसे कमाते, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का, क्या क्या फ़ायदा छोड़ा? स्पेंडिंग ज़्यादा करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? सेविंग जो छोड़ी, सेविंग करके जो इंटरेस्ट कमाना था, इन्वेस्टमेंट नहीं, सेविंग से जो इंटरेस्ट कमाना था। हाउस होल्ड ने खर्चा कर दिया, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? या तो ये होगी कि कहीं और करते, या फिर ये होगी कि करते ही ना, और सेविंग उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो चूंकि कहीं और कर सकते थे इसकी बात ही नहीं हुई ना, इसलिए हम सेविंग को ले सकते हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चाइनीज फर्म जो एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स और सर्विसेज, उसकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लिख सकते हैं कि उसकी वजह से पोल्यूशन हो सकती है। एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं तो पोल्यूशन भी तो हो रही है, नहीं मतलब धुआं फैक्ट्रीज का, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं तो लोकल लोकल लोगों को नुकसान हो रहा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अगर एक्सपोर्ट्स बढ़, जैसे आम की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? लोकल प्रोड्यूसर, लोकल लोगों को चीज़ें महंगी मिलेंगी, वही चीज़। एक्सपोर्ट बढ़ाने से लोकल, अच्छा जी। अब देखें इन्होंने क्या बताया, सेविंग और सेलिंग द प्रोडक्ट एट होम, दोनों बातें हमने कर ली। वो बाहर नहीं बेचते, लोकल बेच देते। एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई सम स्पोर्ट्स पीपल हैव हायर अर्निंग। वो उसने बताया हुआ इन्होंने, जब डिमांड फॉर स्पोर्ट्स बढ़ गई, मोर पीपल आर वाचिंग स्पोर्ट्स, मोर पीपल आर विलिंग टू पे फॉर द टिकट्स ऑफ द स्पोर्ट्स, देन दैट स्पोर्ट इज अर्निंग मोर। इफ दैट स्पोर्ट इज अर्निंग मोर देन इट विल बी एबल टू पे मोर टू द एथलीट्स। एक रीज़न हो गया, और क्या हो गया? इंटरनेशनली, अच्छा ये बहुत अच्छा जवाब है, देख के बताया, खुद ही बताया। स्पोर्ट्स पीपल जो है उनकी अर्निंग क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि स्पोर्ट्स पीपल जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, खेल के अलावा भी पैसे आ रहे होते हैं उनके पास, तो वो एडवर्टाइजिंग से, मार्केटिंग से, ब्रांड स्पॉन्सरशिप से वो पैसे कमा रहे होते हैं। और क्या क्या बताया मैं इन्होंने?
जी तो खैर चलें, एक बात डिमांड की बात हो गई ना। स्पोर्ट्स का काम खुद एक बहुत ही ज़्यादा, स्पोर्ट्स का काम चूंकि बहुत ज़्यादा स्किल रिक्वायर करता है, तो उसकी वजह से भी उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है। आगे चलें, आगे चलें। एनालाइज द रीजन फॉर इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट। इन्फेंट इंडस्ट्री, हाँ सनसेट इंडस्ट्री को बचाने के लिए, और आपका वो, और क्या, और क्या आपकी, जी करंट अकाउंट बैलेंस। डंपिंग रोकने के लिए जो मुझे सबसे अच्छा लगता था तो बोला ही नहीं आपने। डंपिंग तो रोकने के लिए तो मैंने कहा था ना जायज़ अभी टैरिफ लगा दो। और इसलिए भी लगाते हैं ताकि अगर किसी सामने वाले ने हम पे लगा दिया तो हम भी उस पे लगा दें। और ये भी ऐसे भी होता है टू डिस्करेज हार्मफुल, वो टैरिफ नहीं होगा वैसे तो, उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, लेकिन अगर वो लिखा है तो ठीक है, बस ठीक है। Last and last of the last questions. Discuss whether or not a country with high economic growth rate will have a deficit on the current account of its balance. दोनों चांसेस बताएंगे और फिर बताएंगे कि हमारा क्या ख्याल है। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या उसका डेफिसिट होगा करंट अकाउंट में या नहीं होगा? पहले तो बताते हैं कि नहीं होगा, पहले तो बताते हैं कि नहीं होगा। इसको मिनिमाइज करें ज़रा, मिनिमाइज कर दे, सवाल मैं खुद बता दूंगा। किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसका करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट में होगा या नहीं होगा? इंपोर्ट्स कम, इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम, या एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, क्या होगा? तो पहले हम ये कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा। अगर एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो उससे चांसेस हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े ना, इंपोर्ट को तो छोड़ें, एक्सपोर्ट बढ़े। तो एक्सपोर्ट बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा। और अगर जीडीपी बढ़ रहा है, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लोकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं भी हुई, लोकल प्रोडक्शन बढ़ गई। लोकल प्रोडक्शन बढ़ने से इंपोर्ट कम हो सकती है, इसी वजह से ना हो रहा हो। जीडीपी बढ़े तो लोकल प्रोडक्शन बढ़ गई, जिस चीज़ की लोकल प्रोडक्शन बढ़ गई, लोकल सस्ती मिल रही है, तो फिर इंपोर्ट कम हो रही होंगी। लोकल प्रोडक्शन बढ़ गई, उसकी वजह से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होंगी, इंपोर्ट कम हो गई, एक्सपोर्ट बढ़ गई, दोनों करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं हो रहा। और क्या बात हो सकती है कि जीडीपी तो बढ़ा, लोकल लोगों की इनकम बढ़ी, लेकिन लोगों ने इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे, नहीं खरीदे, क्योंकि खरीदते हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं खरीदे कि उनका टेस्ट और चॉइस, तो हम कहें ना मे बी ना बढ़े, तो ये मे बी वाले फैक्टर से भी हम बात करते हैं ना, हो सकता है उनके यहाँ पेट्रियाटिज्म और लोकल प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, और ख़राब भी हो सकता है जीडीपी बढ़ने से, जीडीपी बढ़ा, इनकम बढ़ी, तो उसकी वजह से डिमांड फॉर इंपोर्ट्स बढ़ गई। ठीक है, ये एरो है, टी नहीं है। फिर और कैसे ख़राब हो सकता है? जीडीपी बढ़ा, लेकिन जीडीपी बढ़ा तो, लेकिन पहले भी डेफिसिट में था, अभी भी डेफिसिट में, ये भी तो हो सकता है। मैं पहले, अब मेरा मुल्क करोड़ डॉलर का मकरूज था, बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते थे, 100 एक्सपोर्ट करते थे, 500 इंपोर्ट करते थे, जीडीपी बढ़ गया, एक्सपोर्ट 110 हो गई, इंपोर्ट चलो 490 हो गई, लेकिन अभी भी तो गैप है। तो ऐसा हो सकता है कि हालांकि जीडीपी ग्रो कर रहा हो, लेकिन वो ग्रोथ इतनी ना हो, इतनी सफिशिएंट ना हो कि वो सेट ऑफ कर सके उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस का। लास्टली जीडीपी बढ़ा, और जीडीपी बढ़ने की वजह ही यही थी कि आपने जो है वो बाहर से मशीनरी मंगा रहे थे या बाहर से रॉ मटेरियल मंगा रहे थे, वो कम नहीं कर सकेंगे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में ज़्यादा जाएगा। या जीडीपी बढ़ा और आपका जो इवेंचुअल जीडीपी बढ़ने का जो इम्पैक्ट आया वो करंट अकाउंट पे नहीं आया,
बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो गया लेकिन करंट अकाउंट पे नहीं आया, वो दूसरे अकाउंट्स पे इफेक्ट आ गया, दूसरे अकाउंट्स की तरफ से बेहतरी आ गई। तो एक मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, देखें जरा इन्होंने क्या कहा हुआ है, फिर क्लोज करते हैं इसको। फिर अपनी राय आप किसी एक की तरफ दे सकते हैं, दोनों दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही ठीक हैं, किसी भी एक पे दे सकते हैं राय। इनकम राइज होगी तो कंज्यूमर्स बाय करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा होगी, ये बात हमने बताई। फर्म्स जो हैं वो फॉरेन मार्केट्स, मतलब रॉ मटेरियल्स के लिए पैसा आएगा तो बाहर से मंगाएंगे। क्या कह रहे हैं, मे स्विच प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट टू द ग्रोइंग होम मार्केट। हाँ, बाहर बेचने के बजाय लोकल बेचना शुरू हो जाएं लोग, तो एक्सपोर्ट कम हो जाए। फर्म में इंपोर्ट रॉ मटेरियल, ये बात हमने कर ली। फर्म में इंपोर्ट मशीनरी, ये बात हमने कर ली। द कंट्री में एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन, यानी इतना इम्पैक्ट नहीं आया, ग्रोथ तो हुई लेकिन ग्रोथ के बजाय इन्फ्लेशन भी साथ साथ हो गई। ग्रोथ होगी क्यों, ग्रोथ की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी लेकिन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई लेकिन इन्वेस्टमेंट हुई, बाहर से पैसे आना शुरू हो गए। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, उससे एजुकेशन बेहतर करो, बहुत कितना लंबा निकाला है इन्होंने। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, टैक्स बढ़ा, एजुकेशन पे किया, लोग सारे के सारे केजी के बच्चे इंजीनियर बन के बाहर निकल आए, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पैसा डाला तो बोल रहे हैं ये तो वो बीन है, जैक एंड द बीन स्टॉक वाले बीन है, आज डाले और कल सुबह निकल गए। द कंट्री में इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, हाँ ये हमने नहीं बात की कि सब कुछ होने के बाद रिस्ट्रिक्शन लगा दे, बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब नहीं होगा, इम्पोर्ट्स पे टैरिफ लगा दे। तो ये बच्चों मैंने आपको एक दफ़ा अपना आपकी उंगली पाँव की चुंगली पकड़ के पेपर करवा दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेपर 2 कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिक थ्योरी समझ में आ गई है कि इकोनॉमिक्स कैसे वर्क अराउंड करती है, तो फिर ये मुश्किल नहीं है। यहाँ तक आपसे ज़्यादा चाहेंगे, पेपर 2 हमने आपको समझा दिया। पेपर 1 वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, हो सकता है टाइम मिलेगा तो पेपर 1 पे बात कर लेंगे, उसकी कुछ हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह आप लोगों के हाल पर रहम करे, है ना। मैंने अब सोचा कि अब मैं ये कहूँ, क्योंकि अपना ख्याल रखें, क्या तो वो ऐसे ही रखता है सब कुछ, मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सभी अपना ख्याल रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि क्या होगा, तो अब बंदा जा रहा है तो कोई दुआ दे के जाए, तो हमने कहा चलो दुआ दे देते हैं, अल्लाह आपके हाल पर रहम फरमाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।